Hey guys, welcome to the channel Calibrate Physics. On this channel, you all can attempt a lot of questions, and for the ease of solving, I have divided the questions in different categories based on their difficulty levels. The first one is the beginners level question set, where you can learn simple applications of concepts. Then you can move on to the expert level question sets, where you can learn applications of concepts in tricky situations. And finally, you can move on to the champions level question sets. These are highly complex questions, and to attempt them, you need a thorough understanding of that particular topic. Also, during the later part of this video, all the questions will appear on the screen one by one, and to attempt any particular question, you can pause the video, solve that particular question, and then again play the video to move on to the next question. You can repeat this process for all the other questions as well. Later, you can also look at the answer key as well as the solutions to get a detailed understanding on how to attempt different types of questions in different situations. So guys, start practicing a lot of questions on this channel, and gradually you will definitely see a lot of improvement in the understanding of any particular topic. You can also subscribe to the channel and click on the bell icon to get regular updates. So guys, go for it and wish you all best of luck. In this video, you all can attempt 10 beginners level questions on elasticity. Here are the questions. Verify your answers from this answer key. Alright, let's look at the solutions now. Question number 1. A wire of length L and radius R is rigidly fixed at one end. So देखो यहाँ पे एक वायर को अपन एक एंड पे फिक्स कर रहे हैं और वायर के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसका लेंथ गिवन है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो रेडियस होगा वो R दिया हुआ है. ऑन स्ट्रेचिंग द वायर from the other end with a force of F, the increase in length is L. वायर को दूसरे साइड से F फोर्स से खींच रहे और ऐसा करने पर वायर के अंदर जो लेंथ का इंक्रीमेंट हो रहा है वो L है. इस केस में पूरे वायर के अंदर टेंशन फोर्स भी F के इक्वल होगा, राइट? तो इंक्रीमेंट इन लेंथ का अपन ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, FL अपॉन AY. इंटीग्रेशन यूज करने की जरूरत नहीं इधर, राइट? सो फर्स्ट केस में जो इंक्रीमेंट ऑफ लेंथ होगा वो कितना आ रहा है? डेल्टा एल एल के इक्वल गिवन है, इक्वल्स टू एफ इंटू कैपिटल एल अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर होगा इंटू वाई. पहले कंडीशन में जो भी पैरामीटर्स दिया हुआ है उसको अपन इस इक्वेशन में यूज कर सकते हैं. सेकेंड कंडीशन देखो अभी, इफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल बट ऑफ लेंथ 2L एंड रेडियस 2R इज स्ट्रेच्ड विद अ फोर्स ऑफ 2F, देन व्हाट इज द इंक्रीज इन लेंथ. तो सेकेंड केस में जो इंक्रीमेंट ऑफ लेंथ होगा डेल्टा L2 वो किसके इक्वल होगा? सेकेंड केस में टेंशन 2F के इक्वल है, तो 2F लेंथ भी 2L के इक्वल है इंटू 2L अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया ये पाई इंटू 2R का होल स्क्वायर होगा. एंड सेम मटेरियल मतलब यंग्स मॉड्यूलस सेम वाई होगा. तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने पर ये भी FL अपॉन पाई आर स्क्वायर वाई के इक्वल आ रहा है और ये रिजल्ट फर्स्ट केस के रिजल्ट से मैच हो रहा है. तो सेकंड केस का जो एक्सटेंशन है वो भी L के इक्वल आ रहा है, राइट? ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ. A wire elongates by 1 mm when a load of W is hanged from it. तो अगर W लोड इस पे अटैच करेंगे किसी वायर पे, यहाँ पे वायर के मास के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, तो वायर को अपन कंपैरेटिवली मासलेस मान सकते हैं. तो इस केस में भी पूरे वायर के अंदर टेंशन W मान लो, तो वायर के अंदर जो एक्सटेंशन है वो WL अपॉन AY होगा. इफ दिस वायर गोज ओवर अ पुली एंड 2 वेट्स आर अटैच्ड एंड दोनों वेट्स इस केस में भी W है, देन व्हाट इज द एलोंगेशन इन द वायर. देखो ये वाले नई सिचुएशन में भी वायर के अंदर टेंशन सेम W होने वाला है, राइट? किसी भी एक ब्लॉक का अगर तुम FPD बनाते हो तो टेंशन ऊपर, वेट W नीचे, तो पूरे वायर में टेंशन W होगा
एंड बाकी सारे पैरामीटर्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ एंड यंग्स मॉड्यूलस ये भी सेम ही। तो सेकेंड केस में भी एक्सटेंशन सेम 1 mm के इक्वल आ जाएगा जो फर्स्ट केस में था। क्वेश्चन नंबर 3, अ रोप 1 centimeter in diameter breaks if the tension in it exceeds 500 Newton. So जब रोप का डायमीटर 1 सेंटीमीटर था उस केस में मान लो उसका एरिया A1 और इस केस में वो मैक्सिमम टेंशन T max इक्वल्स टू 500 न्यूटन ले पा रहा, तो इसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम स्ट्रेस जो वो ले पाएगा वो कितना होगा, मैक्सिमम टेंशन अपॉन एरिया। इसको अपन ब्रेकिंग स्ट्रेस बोलते हैं। एंड ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है वो किसी भी मटेरियल के ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता, इट्स अ मटेरियल प्रॉपर्टी, राइट। तो अगर मैं सेम मटेरियल किसी और सिचुएशन में यूज कर रहा हूँ तो ब्रेकिंग स्ट्रेस सेम ही रहने वाला, उसी स्ट्रेस पे वो ब्रेक करेगा, राइट। तो सेकेंड सिचुएशन में देखो क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द मैक्सिमम टेंशन दैट मे बी गिवन टू अ सिमिलर रोप। सिमिलर रोप मतलब सेम मटेरियल का रोप मगर डायमीटर 2 सेंटीमीटर। तो सेकेंड केस में जो एरिया होगा, अगर डायमीटर डबल हो गया तो एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा, और अगर एरिया 4 टाइम्स हो गया तो सेकेंड केस में मैक्सिमम टेंशन अपन कितना दे पाएंगे, यही पूछा है। बट सेकेंड केस में भी सिग्मा मैक्स सेम रहने वाला, तो इसी को मैं T max in the second case upon area in the second case which is 4A1 इस तरीके से इक्वेट कर सकते हैं। तो सेकेंड केस में मैक्सिमम टेंशन भी 4 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि एरिया 4 टाइम्स हो रहा है। फर्स्ट केस में मैक्सिमम टेंशन 500 न्यूटन्स दिया हुआ था, तो इसका आंसर 4 टाइम्स 500 दैट इज 2000 न्यूटन्स ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, a wire can sustain the weight of 20 kg before breaking। मतलब जब 20 kg के करस्पॉन्डिंग उसके अंदर टेंशन डेवलप होगा, वो टेंशन कितना होगा 20 kg इंटू 10 200 न्यूटन्स, इतना वो मैक्सिमम टेंशन बेयर कर पा रहा। उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर मैं A मानूं तो मैक्सिमम स्ट्रेस उसके अंदर T अपॉन A होगा, राइट। इफ द वायर इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स देन ईच पार्ट कैन सस्टेन अ वेट ऑफ हाउ मच। इस वायर को अगर मैं 2 पार्ट्स में कट करूंगा तो भी उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया तो सेम ही रहने वाला है, और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, ये वाला अगर पैरामीटर सेम है एंड सिग्मा मैक्स भी सेम ही रहने वाला है फॉर द सेम मटेरियल, तो मैक्सिमम टेंशन सेकेंड केस में भी वो सेम T बेयर कर पाएगा। तो इस केस का आंसर भी 20 kg हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन 5, अ वायर ब्रेक्स इफ स्ट्रेच्ड बाय मोर देन 3 mm। देखो जब भी कोई वायर ब्रेक होगा उस समय उसके अंदर अपन एक सिग्मा मैक्स डिफाइन कर सकते हैं जिसको अपन बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। एंड करस्पॉन्डिंग टू दिस ब्रेकिंग स्ट्रेस एक स्ट्रेन की वैल्यू होगी, और ये स्ट्रेन किस पे डिपेंड करेगा, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉड्यूलस, राइट। तो फर्स्ट केस में जब 3 mm का एक्सटेंशन हो रहा है तो वायर ब्रेक कर रहा है। जिस तरीके से सिग्मा मैक्स मटेरियल प्रॉपर्टी है, इस इक्वेशन से अपन देख सकते हैं स्ट्रेन मैक्स भी मटेरियल पे डिपेंड करेगा, इट्स अ मटेरियल प्रॉपर्टी, वो उसके ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करेगा। तो फर्स्ट केस में जब वायर 3 mm पे ब्रेक कर रहा है दैट मीन्स उस केस में मैक्सिमम स्ट्रेन वो जो बेयर कर पा रहा है दैट विल बी 3 mm अपॉन उसका ओरिजिनल लेंथ। इट इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अगर मैं इनिशियली उसका ओरिजिनल लेंथ L मान रहा हूँ तो 2 इक्वल पार्ट्स में कट करने पर लेंथ L/2 हो जाएगा। Then each part can be stretched without breaking by how much? तो सेकेंड केस में भी जो मैक्सिमम स्ट्रेन है वो तो सेम ही रहने वाला है। तो सेकेंड केस का जो मैक्सिमम एक्सटेंशन है अपॉन द न्यू लेंथ विच इज L/2, ये रेशियो सेम होना चाहिए, राइट। तो इन दोनों को कंपेयर करने पर सेकेंड केस में मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना आ रहा है 3/2 mm मतलब 1.5 mm, ओके। तो देखो इन सारे सवालों में पिछले 2-3 सवालों में जो अपन कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं वो क्या होगा, सिग्मा मैक्स इज सेम फॉर अ गिवन मटेरियल। और क्वेश्चन नंबर 5 में हमने देखा कि अगर सिग्मा मैक्स सेम है तो स्ट्रेन मैक्स भी सेम रहेगा, मैक्सिमम स्ट्रेन वो जो बेयर कर पाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, अ मेटल रिंग ऑफ इनिशियल रेडियस R, एक रिंग का रेडियस R दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A is fitted onto a wooden disc of radius capital R। वुडन डिस्क का रेडियस ज्यादा दिया, राइट। तो ये आउटर सर्कल को अपन
वुडन डिस्क मान लेते, वुडन डिस्क का रेडियस कैपिटल आर, और अंदर वाला जो सर्कल है वो एक मेटल रिंग है जिसका रेडियस स्मॉल आर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए गिवन है। अंदर वाले मेटल रिंग का यंग्स मॉड्यूलस भी y गिवन है, और अंदर वाले रिंग को स्ट्रेच करके अपन वुडन डिस्क पे फिट कर रहे हैं। तो वुडन डिस्क पे फिट करने के लिए उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। ओरिजिनल लेंथ मेटल रिंग का कितना होगा, 2 पाई, और जब उसको स्ट्रेच करके अपन वुडन डिस्क पे फिट कर रहे हैं तो जो नया लेंथ है वो 2 पाई कैपिटल आर हो जाएगा। दैट मीन्स एक्सटेंशन, द चेंज इन लेंथ विल बी 2 पाई कैपिटल आर माइनस आर। तो इससे मुझे स्ट्रेन मिल जाएगा। स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, 2 पाई आर माइनस आर अपॉन 2 पाई आर। तो 2 पाई कैंसिल होके स्ट्रेन आर माइनस आर अपॉन आर आ जाएगा। अच्छा, अभी यहाँ पे मैंने स्ट्रेन कैलकुलेट क्यों किया, हमें फाइंड क्या करना था, फाइंड द टेंशन इन द रिंग। रिंग के अंदर टेंशन फाइंड करने के लिए हम लोग स्ट्रेस फाइंड कर सकते और यंग्स मॉड्यूलस भी पता है। तो किसी तरह अगर मुझे स्ट्रेन मिल जाएगा तो स्ट्रेन से मैं यंग्स मॉड्यूलस की मदद से स्ट्रेस निकाल लूंगा। कैसे, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज यंग्स मॉड्यूलस, तो स्ट्रेस को मैं स्ट्रेन इनटू यंग्स मॉड्यूलस लिख सकता। एंड स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, टेंशन अपॉन एरिया। तो एक बार स्ट्रेस मिल गया तो टेंशन भी मिल जाएगा, राइट। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर स्ट्रेन। तो स्ट्रेस क्या होगा, यंग्स मॉड्यूलस इनटू स्ट्रेन, आर माइनस आर अपॉन आर, और स्ट्रेस मिल गया तो स्ट्रेस को मैं टेंशन अपॉन एरिया लिख सकता। तो इसको सॉल्व करने पर टेंशन की वैल्यू क्या आ रही है, ए वाई इंटू आर माइनस आर अपॉन आर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा इस सवाल के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, द लेंथ ऑफ अ मेटल वायर इज L1 when tension is T1 and L2 when tension is T2। और इस इंफॉर्मेशन से हमें फाइंड करना है उसका नेचुरल लेंथ क्या होगा। तो अगर नेचुरल लेंथ को मैं L मान लूं तो फर्स्ट केस में जो एक्सटेंशन है वो L1 माइनस L होगा, एंड सेकेंड केस में जो एक्सटेंशन है वो L2 माइनस L होगा। हमें पता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन किसी भी मटेरियल के लिए यंग्स मॉड्यूलस कांस्टेंट के इक्वल होता है, एंड स्ट्रेस को अपन इंटरनल टेंसाइल फोर्स अपॉन एरिया लिख सकते, एंड स्ट्रेन को एक्सटेंशन अपॉन लेंथ लिख सकते। और किसी भी स्मॉल डिफॉर्मेशंस के लिए अपन क्रॉस सेक्शनल एरिया और एल को भी कांस्टेंट मान सकते। दैट मीन्स एक तरीके से टेंशन अपॉन एक्सटेंशन, इसका भी रेशियो अपन कांस्टेंट मान सकते, राइट। सो T1 अपॉन T2, इसको अपन डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 के इक्वल लिख सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो ये इक्वेशन को सॉल्व कर लेते, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ डेल्टा L1 एंड डेल्टा L2। यहाँ पे T1 T2 नोन है, L1 L2 भी नोन है, और हमारा टारगेट है L निकालना। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, T1 L2 माइनस T1 L इक्वल्स टू T2 L1 माइनस T2 L। तो यहाँ से सारे L के टर्म्स कलेक्ट कर लो, T2 माइनस T1 L इक्वल्स टू T2 L1 माइनस T1 L2। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर L की वैल्यू T2 L1 माइनस T1 L2 अपॉन T2 माइनस T1। ये फाइनल आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, Young's modulus of steel is given to be 2 into 10 to the power 11 newtons per meter square. A steel wire is having a length of 1 meter, length भी दिया हुआ है, cross sectional area भी दिया हुआ है 1 mm square. The work required to increase its length by 1 mm. Extension भी 1 mm दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो भी हम वर्क करेंगे उसको एक्सटेंड करने के लिए, वो पूरा वर्क उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, विच इज हाफ k इंटू एक्सटेंशन का स्क्वायर। एंड किसी भी इलास्टिक वायर के लिए इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, ay अपॉन l। तो बस यहाँ पे अपन को इस फॉर्मूला में सारे वैल्यूज डालने होंगे, हाफ इंटू वैल्यूज को प्रॉपर SI यूनिट्स में कन्वर्ट करके डालो। तो एरिया 1 mm स्क्वायर मतलब 10 to the power माइनस 6 मीटर स्क्वायर, यंग्स मॉड्यूलस 2 इंटू 10 to the power 11, लेंथ 1 मीटर, एंड डेल्टा L का स्क्वायर 1 mm का स्क्वायर मतलब वापस 10 to the power माइनस 6 आ जाएगा यहाँ पे। सो 2 और 2 कैंसिल, 10 to the power माइनस 6 इंटू 10 to the power माइनस 6
is 10 to the power minus 12 into 10 to the power 11. तो 10 to the power minus 1 मतलब 0.1 joules फाइनल आंसर होगा. Question number 9. If the work done in stretching a wire by 1 mm is 2 joules, then the work necessary for stretching another wire of the same material but double the radius and half the length by 1 mm is how much? So देखो, work done in stretching the wire का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, half into k ay by l into delta l का स्क्वायर. तो सेकेंड स्टेटमेंट जो है उसमें क्या क्या गिवन है, वर्क डन फॉर स्ट्रेचिंग अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल. सेम मटेरियल मतलब यंग्स मॉड्यूलस सेम होगा, एंड बाय 1 mm. पहले केस में भी 1 mm से स्ट्रेच किया था मतलब डेल्टा एल भी सेम है. ये दोनों पैरामीटर्स सेकेंड केस में सेम है. एंड व्हाट अबाउट लेंथ, जो नया लेंथ है वो ओरिजिनल का हाफ हो गया, एंड जो नया रेडियस है वो ओरिजिनल का डबल हो गया, मतलब न्यू एरिया विल बी 4 times द ओरिजिनल एरिया. सो न्यू वर्क डन, ये वाला जो वर्क डन था वो 2 जूल्स के इक्वल था, और यंग्स मॉड्यूलस एंड डेल्टा एल ये दोनों पैरामीटर्स दोनों केसेस में सेम है, राइट. तो अगर यंग्स मॉड्यूलस और डेल्टा एल दोनों केसेस में सेम है, वी कैन से दैट वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू ए अपॉन एल. तो सेकेंड केस का वर्क डन अपॉन फर्स्ट केस का वर्क डन, इसको मैं सेकेंड केस का एरिया अपॉन फर्स्ट केस का एरिया इनटू L1 बाय L2, क्योंकि L के वो इनवर्स प्रोपोर्शन है, राइट. सो सेकेंड केस का वर्क डन हमें निकालना है. फर्स्ट केस का वर्क डन 2 जूल्स है, A2 अपॉन A1, इसको A2 मान लो और इसको L2 मान लो. सो A2 अपॉन A1 इज 4 एंड L1 अपॉन L2 इज 2, राइट. तो इसको सॉल्व करने पर सेकेंड केस का जो वर्क डन वो 16 जूल्स के इक्वल आ जाएगा. ओके. एंड फाइनली क्वेश्चन नंबर 10. 2 wires of the same material and length having diameters in the ratio of 2:1. diameters का रेशियो 2:1 मतलब एरियाज का जो रेशियो है वो 4:1 होगा. are stretched by the same force मतलब उनके अंदर टेंशन सेम. the potential energy per unit volume stored in the 2 wires will be in the ratio. पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एनर्जी डेंसिटी, और एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी इज गिवन बाय हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, या फिर इसको स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन 2 times यंग्स मॉड्यूलस लिख सकते हैं. सेम मटेरियल मतलब दोनों के लिए यंग्स मॉड्यूलस सेम होगा. तो फर्स्ट केस का एनर्जी डेंसिटी अपॉन सेकेंड केस का एनर्जी डेंसिटी विल बी इक्वल्स टू सिग्मा 1 का स्क्वायर अपॉन सिग्मा 2 का स्क्वायर, and sigma 1 stress is given by tension upon area, right. and दोनों केस में टेंशन भी सेम होगा. that means एनर्जी डेंसिटीज का जो रेशियो है वो एरियाज के स्क्वायर्स के इनवर्स रेशियो के इक्वल आ जाएगा, एंड एरियाज का जो रेशियो है वो 4:1 हमने कैलकुलेट किया था क्योंकि डायमीटर्स का रेशियो 2:1. तो एनर्जी डेंसिटीज का रेशियो 4:1 का स्क्वायर दैट इज 16:1 आ जाएगा. ओके. So guys, this completes our discussion of all the questions from this set. Keep up the hard work by practicing many such questions from the other sets as well. Also, please do subscribe to the channel Calibrate Physics. You all can also like, share and comment below, and hit on the bell icon to get notifications of many such videos in the future. Thank you all for watching this video and take very good care of yourselves.